हाँ जी बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा हम लोग आपके डिमांड पे रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो सारे बच्चे आ जाइए, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को ऐप में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट दीज नोट्स बच्चा, ये नोट्स यू विल गेट इट। तो आपको सिर्फ अभी अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सारा का सारा रिवाइज करना है मेरे साथ। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कहते हैं एक प्लान्ड यूनिट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का, कंपोनेंट का या सर्विस का। कहने का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा पहले से प्री प्लान्ड कॉस्ट होती है। हमारा मोटिव क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए कि हम लोगों ने वहां पर कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन होती है, जो हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं या जो हम स्टॉक की मेजरमेंट करते हैं, उनको हमने कंट्रोल करना है ताकि उसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। जो हम खर्चा सोचते हैं वो खर्चा हमारा होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। कहने का मतलब सिंपल सा फंडा, इट इज प्री प्लान्ड कॉस्ट, ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर बेस के हिसाब से हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को आपको अगर समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने टाइप के स्टैंडर्ड आप सेट करते हो। देखो एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड को अगर मैं आपसे बात करूं, कहने का मतलब बच्चा एक स्टैंडर्ड जो आपके लिए वहां पर आइडियल होता है। मुझे बताओ आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, आइडियल, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे भाई हमारे साथ में एक दीदी हैं, वो बिल्कुल आइडियल, आपको देखने में बड़े आइडियल लग रहे होंगे, बड़े फिट से दीदी हैं, राइट। सो इसका इन्होंने एग्जांपल दे दिया बेटा आइडियल स्टैंडर्ड का। कहने का मतलब ये हो गया कि आप अपने इक्विपमेंट्स को बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल रहे हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी से आप वहां पर आइडियल स्टैंडर्ड ऑब्टेन कर रहे हो। व्हाट इज आइडियल स्टैंडर्ड? मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। याद रखिएगा, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे देखोगे बेचारा एक शरीफ सा मासूम सा बच्चा, नॉर्मल स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये बेसिकली वो स्टैंडर्ड होता है जो हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, वो स्टैंडर्ड जो हम लोग एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, एक बात करेंगे बेसिक और बोगी स्टैंडर्ड की। ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा? ये स्टैंडर्ड वो होते हैं जो आपके कांस्टेंट रहते हैं। कहने का मतलब इनको हम कई सालों तक चेंज नहीं करते। तो ये बेसिकली वो स्टैंडर्ड है जिसको हम कई सालों तक चेंज नहीं करते, मतलब विच डू नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, राइट। जिसको हम कई सालों तक चेंज नहीं करते हैं। देन वी हैव करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? जो मैनेजमेंट आज की डेट में करंट पीरियड में सोचती है कि हमारी ये एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए और ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो जो करंट पीरियड के डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग सारे स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? करंट स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सेटअप एज पर द करंट डेटा या करंट पीरियड के अकॉर्डिंगली, ओके, उसको क्या बोला जाता है बच्चा? करंट स्टैंडर्ड। ओके, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बच्चा क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरियस प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला काम क्या होता है? हम लोग स्टैंडर्ड को सेटअप करते हैं। दूसरा काम क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। मतलब पहला काम क्या है बेटा? हमने स्टैंडर्ड सेटअप करा। दूसरा काम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करा। फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, राइट। सपोज कर लो आप सोचोगे कि मेरा यार वहां पर 2000 रुपया कॉस्ट होना चाहिए। फिर तुम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। जब तुम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे पता लगेगा तुम्हारी कॉस्ट होगी 2500, राइट। अच्छा, फिर तुम उसको एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे। तुम क्या करोगे बच्चा? एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे। फिर आप देखोगे कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएंसेस। उसके बाद तुम उस वेरिएंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, मतलब हाउ टू रिमूव दोज वेरिएंसेस। मतलब वो जो वेरिएंस का मतलब होता है गैप। वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंसेस। तो वो वेरिएंसेस को हम लोग कैसे रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम उसको खत्म करें। सपोज कर लो बच्चा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने सोचा कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है, मान लीजिए
वो आपने करी है 1000 और स्टैंडर्ड आपने सोची थी, वो सोची थी आपने वहां पर 1200। अब बताइए, ये तो अच्छी बात है बेटा, अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने 1000 का खर्चा सोचा था और आपका खर्चा जो 1200 का खर्चा सोचा था, आपका खर्चा हुआ 1000। तो ऐसे वेरिएंसेस को हम कहते हैं फेवरेबल। तो इसको हम लोग लाइक वहां पर कहते हैं भैया ये तो अच्छी बात है, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। बट अगर सपोज कर लीजिए मैं आपसे बात करता हूं कि आपने एक्चुअल कॉस्ट सोची है, सपोज कर लो 1200, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट हुई 1200, आई एम सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट सपोज कर लो जो आपने प्लान करके रखी थी वो 1500, राइट, आई एम सॉरी 1500 नहीं, लेट्स से 1000, ठीक है, लेट्स से 1000। अब दोस्तों अगर आप यहां पे चेक करोगे, माफी चाहूंगा बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट सपोज कर लो 1000। अब यहां प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल वेरिएंसेस, राइट। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग यहां पर बात करें कि अगर तो स्टैंडर्ड, हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट की, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, अगर हम कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो इसमें हमारे लिए फेवरेबल होता है। बट अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लो कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस। तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। बट अगर सपोज कर लो मैं यहीं पर आउटपुट की बात करता हूं, राइट, अब यहीं पर अगर सपोज कर लो मैं आउटपुट की बात करता हूं, लेट्स से कि मैंने प्लान करा था मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आएगा 1000 यूनिट्स, और अगर मैं एक्चुअल आउटपुट, फ्रेंड्स अगर मैं एक्चुअल आउटपुट जो है वो सपोज कर लो मैं बना रहा हूं 1200 यूनिट। अब यहां पर एक्चुअल ज्यादा है बट वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, तो ज्यादा आउटपुट बनाना इज गुड, इट इज नॉट बैड। सो यहां पर थोड़ा सा ना ये वाइस वर्सा आता, तो ये डिपेंड करता है कि आप वेरिएंसेस किसका निकाल रहे हो, आप कॉस्ट वाइज निकाल रहे हो कि आप वहां पर अल्टीमेटली यूनिट वाइज निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली वाइस वर्सा चली जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्टैंडर्ड आउटपुट अगर कम है और एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, तो इस केस में ये फेवरेबल हो गया। तो बेटा ये मैं जानबूझ के आमने सामने लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब अगर सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा है, मान लीजिए लेट्स से स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा है और एक्चुअल आउटपुट कम है, तो बेटा जितना आपने सोचा था उससे आपने कम बनाया, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, अनफेवरेबल वेरिएंसेस। ये क्या हो जाता है बच्चा आपके लिए, अनफेवरेबल वेरिएंसेस। हां जी, क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है। सो अल्टीमेटली बच्चा ये आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ओके। अब मैंने क्या करा बच्चा, आपको वेरिएंस का ना पूरा एक फ्लो चार्ट दिया है इन नोट्स में कि टोटल सारे वेरिएंस होता क्या है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, हमारा ज्यादातर फोकस यहां पर कॉस्ट वेरिएंसेस पे रहेगा, राइट, कॉस्ट वेरिएंसेस। तो इसलिए मैंने आपको क्या करा बच्चा, यहां स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी है टोटल कॉस्ट वेरिएंस को लेकर। अब टोटल कॉस्ट वेरिएंस बच्चा आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और एक होता है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उसको हम लोग फर्दर ऑन 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइस वेरिएंस और एक होता है यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर ऑन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, मिक्स वेरिएंस, ठीक है, चलो मिक्स वेरिएंस के अंदर आपके पास केसेस आएंगे वो मैं समझा दूंगा, देन वी हैव यील्ड वेरिएंस। तो सारे बच्चे याद रखना हमारे पास बेसिकली यहां पर प्राइस, यूसेज, यूसेज के नीचे मिक्स और यील्ड वेरिएंस, देन वी हैव लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में एक आता है रेट, एक आता है आइडल टाइम, एक आता है एफिशिएंसी। याद रखना जो एफिशिएंसी वेरिएंस है बच्चा उसी के अंदर आपके पास मिक्स वेरिएंस, उसके आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं वो मैं समझा दूंगा अभी आपको। And then we have yield variances, right? अच्छा, then we have ultimately a new variance in labor that is called as idle time. याद रखना rate is equivalent to price variance and usage और efficiency almost same होता है, because जो material usage variance होता है वो denote करता है कि आपने क्या output बनाया, कितना आपने अपने material को efficiently use करा, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब लेबर ने कितना इफेक्टिवली काम करा, राइट। तो ये सारे वेरिएंस अभी हम एक एक करके समझेंगे, सिर्फ एक आपके पास ओवरव्यू दे रहा हूं।
देन वी हैव ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। बच्चा अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो इसमें आता है एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, देन वी हैव एक्सपेंडिचर, याद रखना वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर आपके पास और चीजें आती, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर। तो ये हम लोगों ने धीरे धीरे सारा समझना है। अब सारे बच्चों को बता देता हूं, ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला चार्ट दे दिया है एक एक करके सारे वेरिएंसेस का, ये फॉर्मूला चार्ट आप चाहे यहां से पढ़ सकते हो, या जो मैंने आपको बुक दी है, बुक के स्टार्टिंग में एक सारे फॉर्मूला चार्ट है, बिल्कुल बुक के स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूला चार्ट है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये सारी सेम चीजें आप आईसीएम बुक से भी पढ़ सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब हमने लास्ट मिनट स्टडी करनी होती है तो हम लोगों को बहुत इफेक्टिव बेनिफिट मिलता है इसको करने से, राइट। तो लास्ट मिनट स्टडी के लिए बच्चा ये बहुत अच्छी चीज है, ये फॉर्मूला चार्ट। बिल्कुल बुक के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें गिवन हैं, तो वो फॉर्मूलाज जो हैं हम लोग वहां पर सारे इस तरीके से मैचअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स बिगिन विद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या होता है बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को अगर हम बात करें तो इस केस में अगर आप याद करोगे, मैंने पहले भी इसी टेक्निक से कराया था, आप चार चीजें निकाल लो। एक होता है एसक्यू इंटू एसपी, राइट। एसक्यू इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसपी इज स्टैंडर्ड प्राइस। एक होता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक होता है एक्यू एसपी, एक होता है एक्यू एपी। तो याद रखना, मटेरियल का कोई भी सम निकालना हो तुमने ये चार चीजें कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक होता है एसक्यू एसपी, देखो एसपी को दो बार यूज करा है, एक आ गया एसक्यू एसपी, फिर आर ए क्यू इंटू एसपी, देन ए क्यू को दो बार यूज करा है, अगर आप देखोगे ए क्यू इंटू एसपी एंड ए क्यू इंटू एपी। तो थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लीजिए, चार चीजें आपको लर्न करनी है, दैट इज एसक्यू एसपी, आर ए क्यू एसपी, राइट। एसपी स्टैंडर्ड प्राइस, आर ए क्यू रिवाइज्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी एंड एपी इज एक्चुअल प्राइस। एक बार जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हो, सी द लर्निंग ऑफ फॉर्मूलाज बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। आपको ये चार चीजें मटेरियल के अंदर चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज कर लो मुझे मटेरियल यील्ड वेरिएंस चाहिए, ठीक है। तो यील्ड का क्या करना होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो आपके पास ये अल्टीमेटली वर्किंग नोट नंबर 1 आया, मतलब इसका टोटल, और जो वर्किंग नोट नंबर 2 आया उसको आप माइनस कर दो। ये चेक करो बेटा, 1 माइनस 2, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, 1 माइनस 2। अगर आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, देखो बेसिक बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलास को मेमोराइज करने का सिंपल सा तरीका, 1 माइनस 2। 1 क्या है एसक्यू एसपी, और 2 क्या है बच्चा मेरे पास वहां पर अल्टीमेटली आर ए क्यू इंटू एसपी। देन वी हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस को हमने क्या करना है बच्चा, आर ए क्यू इंटू एसपी, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2, और ए क्यू इंटू एसपी, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या करा, 1 माइनस 2 इज यील्ड वेरिएंस, 2 माइनस 3 इज मिक्स वेरिएंस। इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो। देन वी हैव मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वो क्या आता है बेटा, ए क्यू एसपी माइनस ए क्यू एपी, कहने का मतलब 3 माइनस 4। तो आपको थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज सेटअप करके लर्न कर लो। 1 हमारे पास क्या होगा, एस क्यू एस पी, राइट। 2 क्या होगा, आर ए क्यू एस पी, नेक्स्ट ए क्यू एस पी, नेक्स्ट ए क्यू ए पी। अगर आप इस तरीके से ये चार चीजों को लर्न कर लोगे तो आपके पास फॉर्मूला लर्निंग इज बिकम वेरी इजी, इज बिकमिंग वेरी इजी। लाइक वी से 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4। तो ये आपको लर्न करने में भी आसान रहेगा इसी ऑर्डर में अगर आप चलेंगे तो। अच्छा, देन जो यील्ड और आपके पास मिक्स का टोटल होता है वही आपके पास यूसेज बनता है, क्योंकि यूसेज को ही हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज यील्ड एंड मिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। सो हमारे पास बच्चा अगर आप ध्यान से देखते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी। सिंपल सा फंडा अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 2 हो गया है, 2 माइनस 3 हो गया है, 3 माइनस 4 हो गया है, बट 1 माइनस 3 अभी तक नहीं हुआ, राइट। सो हमने क्या करा बच्चा, 1 माइनस 3 इज योर यूसेज वेरिएंस, 1 माइनस 3 इज योर यूसेज वेरिएंस। तो अब थोड़ा से लर्न कर सकते हो, 12 23 34, 12 23 34, 12 क्या है, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4, एंड लास्ट में क्या आता है बेटा आपके पास, 1 माइनस 3। अच्छा, उसके बाद जो यूसेज और प्राइस का टोटल होता है दैट बिकम्स योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला SQSP माइनस AQAP। तो SQSP आप देखोगे 1 है और AQAP क्या है 4, तो आप देखोगे 1 माइनस 4। तो इस टेक्निक से आप बड़े आराम से इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि अल्टीमेट डिवीजन कैसे होगी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपके पास आ गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज यूसेज एंड प्राइस। यूसेज को हम फर्दर ऑन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यील्ड एंड मिक्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर सारी डिविजन्स को कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे सुनिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एब्रीविएशंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ याद रखना, बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैंने यहां पर एक डेफिनेशन दी है। अगर वर्ड आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट मींस समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। याद रखना, स्टैंडर्ड जहां पे वर्ड आ गया, दैट मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। याद रखिएगा, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी इज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने कितना मटेरियल एक्चुअली में कंज्यूम्ड करा है, कितना हमने एक्चुअली में यूज करा है। देन वी हैव RAQ, दैट इज रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज बेसिकली क्या होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में रिवाइज करते हैं, राइट। स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में रिवाइज करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज SP, AP इज एक्चुअल प्राइस। अच्छा, एक चीज और, RAQ को हम कई बार RSQ भी बोलते हैं, इट्स ऑल द सेम। याद रखिएगा, यू कैन से RAQ और यू कैन से RSQ, इट्स ऑल द सेम, ठीक है। इसमें एक चीज और जो पढ़ने वाली है कि मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस कई बार आपको बोला जाता है। अगर आपको मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस को कभी कंप्यूट करने को बोला जाएगा तो घबराइएगा नहीं। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ actual material quantity purchased. See, normally actual quantity is consumed only. What is consumed? Opening stock plus purchases minus closing stock. This is your actual quantity consumed. But अगर suppose कर लो बच्चा लोग, याद रखिएगा, अगर आपको बोल दे material purchase price variance, तो उस केस में आपको याद रखना है, you have to say material quantity purchased. We don't have to take consumed. इसमें consumed नहीं लेना, इसमें आपने परचेज लेना है। अच्छा, उसके बाद जो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस होता है, उसको जब हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैसे करेंगे, दैट इज, अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से, PQ यहां डिनोट करता है बेटा परचेज क्वांटिटी। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप वहां पर प्राइस वेरिएंस लोगे तो AQ इंटू SP होता है माइनस AQ इंटू AP होता है। तो जहां पर AQ है वहां पर PQ लगा देना, दैट्स इट। रेस्ट द फॉर्मूला इज सेम, बिकॉज AQ का मतलब होता है कंज्यूम्ड वाली क्वांटिटी और PQ का मतलब होता है परचेज वाली क्वांटिटी। सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप बच्चा, ये सारे बच्चों को ना हमारा स्टोरी पहले वाला मटेरियल का क्लियर होगा। अच्छा, इसी के साथ जब हम आते हैं लेबर में, अब देखो मैंने लेबर को भी ऐसे ही फ्लो चार्ट में डाल दिया है, आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या, सबसे पहले आप बच्चा देखोगे इसको SH इंटू SR। अब ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं SH, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, और इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर आप देखोगे उसमें पहले वाले में मैंने SQ SP रखा था, जहां पर SQ आता है यहां पर SH आ जाता है, जहां पर SP आता है वहां पर SR आ जाता है। नेक्स्ट, इसको लर्न करना बहुत आसान है, रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स इनटू SR। आप देखोगे सेकंड टर्म भी वही थी। फिर AH इनटू SR, आप देखोगे यहां पर था अल्टीमेटली AQ इनटू SP, और लास्ट में क्या था AQAP, दैट इज AH इनटू AR। तो आप इसी ऑर्डर में चलें 1 2 3 4, तो आपको इसको लर्न करना दी बेस्ट रहेगा। एंड दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक विच आई हैव गिवन इट टू यू, राइट। तो आपको कहीं से कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में चेक करो। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखोगे बच्चा, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें क्या फंडा है बेटा, SH SR माइनस RAH SR, सेम फंडा 1 माइनस 2 मतलब 12, 1 माइनस 2 सब एफिशिएंसी। देन वी हैव लेबर मिक्स वेरिएंस, ये क्या होता है बेटा, RH इंटू SR माइनस AH इंटू SR। सो अगर आप देखोगे 2 माइनस 3, अगेन 2 माइनस 3। देन वी हैव लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एज यू कैन सी द फॉर्मूला 3 माइनस 4। तो सेम फंडा चल रहा है, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4। इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा,
वरना बच्चों को ना इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लर्न करते वक्त, राइट। फिर हम बात करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज लेबर एफिशिएंसी, इट्स नथिंग बट अ मिक्स और सब एफिशिएंसी का टोटल, राइट। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे SH इंटू SR, SH इंटू SR अगर आप देखोगे बेटा ये 1 आ गया और AH इंटू SR आ गया 3। तो आप देखोगे बिल्कुल सेम ऑर्डर चल रहा है, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 3। अच्छा, देन वी हैव टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस SH इंटू SR दैट इज 1 और AH इंटू AR दैट इज 4। तो आप देखो आपको लर्न करना एकदम से आसान हो गया, वही सेम ऑर्डर इसको लर्न करने का तरीका, दैट इज 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 4। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे आप शुरू करते हो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज 1 माइनस 4, फिर उसके अंदर 2 आते हैं दैट इज लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, राइट। लेबर रेट को लर्न करना है तो 1 माइनस 3, बस आपको वो 1 2 3 लर्न करना पड़ेगा कि 1 में ये रखना है, 2 में ये रखना है, 3 में ये रखना है, 4 में, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट एक बात याद रखिएगा, कई बार आपको आइडल टाइम का इंफॉर्मेशन गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो लेबर के अंदर एक वेरिएंस और चला जाएगा, वो कौन सा, दैट इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। याद रखना इसमें आपको बस खाली फर्क क्या होगा, जैसे हम लोग यहां पर करते थे रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स, याद रखेंगे यहां पर आ जाएगा नेट एक्चुअल आवर्स, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अब देखो पहला SH इंटू SR, SH इंटू SR, AH इंटू SR सेम, AH इंटू AR सेम। याद रखना दो ओनली चेंज वी हैव इज नेट AH इंटू SR, वो क्या आ जाता है भाई, नेट AH इंटू SR। तो सारे बच्चे एक चीज दिमाग में रखना, अगेन द 1 2 3 4 वाला फंडा इज सेम, द ओनली थिंग इज नेट। नेट मतलब क्या होता है कि जो सपोज कर लो तुम्हारे एक्चुअल आवर्स अगर सपोज 10 आवर्स हैं लेट्स से, बट तुम्हारा आइडल टाइम 2 आवर्स है, तो तुम्हारा नेट कितना हो जाएगा 8 आवर्स, राइट। तुम्हारा नेट कितना हो जाएगा वहां पर 8 आवर्स, इसको याद रखना है। सो अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सी इट्स वेरी सिंपल, SH into SR minus net AH into SR. Again, we say 1 minus 2. Labor idle time variance. Now this is something new. Idle time. तो इसको कहते हैं net AH into SR minus AH into SR. Again 2 minus 3. ठीक है, labor rate variance. AH SR minus AH AR. That is 3 minus 4. अब आप देखोगे फंडा मैंने वही बनाया, खाली चेंज क्या करा, net AH कर दिया। अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर आप देखोगे बेटा वो सेम ही आता है, उसमें आपके पास कोई फंडे में फॉर्मूले में चेंज नहीं है, दैट इज वहां पर 1 माइनस 4, डन। तो ये चीजें आपका सर डिफरेंस क्रिएट करेगा। अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करता हूं SH स्टैंडर्ड आवर्स, बट याद रखना स्टैंडर्ड आवर्स जहां पे वर्ड आएगा वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड आवर्स बच्चा, स्टैंडर्ड आवर्स इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, याद रखिएगा। एक्चुअल आवर्स AH RH रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, बट याद रखना इसको हम लोग कैसे करते हैं स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, RH को हम लोग RSH भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, राइट। देन वी हैव नेट AH दैट इज एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, दैट इज टोटल आवर्स माइनस आइडल टाइम। जैसे मैंने आपको बताया नेट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम। SR क्या है, स्टैंडर्ड रेट, AR क्या है, एक्चुअल रेट। ये आप सारे बच्चे चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आपको पता है ओवरहेड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, दैट इज अगेन अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। सी वेरिएबल वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें तुम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निक को चेंज करना पड़ता है। आपको निकालना है SH SR, AH SR, AH AR। क्यों, रीजन ये होता है भैया कि जो वेरिएबल ओवरहेड होता है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स भी हो सकता है, मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं, आप चाहे अपनी बुक्स में लिख लो, या आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपके पास ये दोनों में से कोई भी डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। सो याद रखेंगे बच्चा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, ये आवर्स बेस्ड भी हो सकता है, आउटपुट बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है।
अगर मैं आपसे बात करता हूं SHSR, AHSR, AHAR इसको बताते हैं बच्चा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अब इस केस में अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास आता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? SHSR माइनस AHSR, दैट मींस 1 माइनस 2। क्या बोलते हैं? 1 माइनस 2। देन वी से वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये क्या होता है बच्चा? AHSR, AHAR, दैट इज 2 माइनस 3। अच्छा, अब अगर आप यहां पे चेक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, फ्रेंड्स याद रखना, अगर सपोज कर लो मैं आउटपुट की बात करता हूं तो उसमें आता है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, राइट, और एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। नाउ फर्क क्या आएगा इसमें? थोड़ा सा याद रखना, आउटपुट में ना थोड़ा फॉर्मूला रिवर्स होता है। अगर आप देखोगे मैंने जब आवर्स की बात करी, देखो आवर्स का सीन होता है, अगर आवर्स कम लगे तो अच्छा होता है, राइट, जितने सोचे थे अगर उससे कम लगे। बट आउटपुट का सीन क्या होता है? अगर आउटपुट ज्यादा बने, जितने सोचे थे उससे ज्यादा बने तो ज्यादा अच्छा होता है, राइट। तो इसीलिए देखोगे थोड़ा सा रिवर्स करें। अगर आप देखोगे मैंने यहां पर 1 में रखा था SHSR, बट मैंने यहां पर SOSR 2 में रखा है, राइट, इसीलिए क्योंकि आउटपुट में चीजें रिवर्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको यहां फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट में चीजें एक्चुअली में रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा फॉर्मूला भी रिवर्स हुआ। मैंने यहां पर कैटेगरी वही मेंटेन करी है 1 माइनस 2, बट मैंने 1 में क्या कर दिया? मैंने 1 में कर दिया AO इंटू SR, राइट, AO इंटू SR माइनस SO इंटू SR। तो मतलब कैटेगरी वही रखी 1 माइनस 2। अब फॉर्मूले की प्रेजेंटेशन को समझो मैंने कैसे लिखा है। बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा बच्चा? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को मैंने रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस SOSR, दैट इज मैंने 2 माइनस 3 ही रखा है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो SO इंटू SR पहले माइनस AO इंटू AR। तो कुछ नहीं करा मैंने, खाली बस यहां पर बच्चा ये 1 2 आपस में रिप्लेस कर दिए जो पहले 1 2 थे। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि आउटपुट जो है वो हमारा अल्टीमेटली ज्यादा हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और आवर्स हमारे अल्टीमेटली कम हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, राइट। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की, तो इसमें बड़ा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 3। देखो 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 1 माइनस 3, दैट इज SHSR माइनस AHAR। अगर मैं यहां पर बात करूं टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज AOSR, दैट इज 1, AOAR, दैट इज 3। तो फर्क कुछ नहीं है, मैंने 1 2 2 3 1 3 रखा है, ठीक है। बट मैंने क्या करा? खाली एक में शफल करा है। वहां पर आवर्स में 1 था SH इंटू SR, यहां पर है AO इंटू SR। इसको आपस में शफल कर दो, बाकी तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब इस केस में अगर तो आइडल टाइम डेटा आपको गिवन है तो हम उसको वैसे ही क्लासिफाई करते हैं। आइडल टाइम के केसेस में हमने जब AH लेना है तो हमने नेट AH लेना है, इतना सा फर्क रहेगा, राइट, जैसे हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस में यूज करते थे। ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर तुम्हारे लिए रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको उसको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखोगे सबसे पहले बच्चा मेरे पास आ गया नंबर 1। नंबर 1 क्या है मेरे पास? याद रखना, दैट इज AO इंटू SR, राइट। उसके बाद क्या है? AO, दैट इज एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन, सर ये पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, बजटेड क्या होते हैं, और हमारे पास ये क्या है? बेटा मैंने ना ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आगे बताई है, तो चिंता मत करिएगा, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड फर्दर, राइट। तो अभी मैं आपको सारा बताता हूं कि इसको किस तरीके से करते हैं। फिलहाल पहले आप फॉर्मूला समझने की कोशिश करो। हमें फिक्स्ड के अंदर कोशिश करके 5 चीजें निकालनी है। AOSR, AHSR, ओके, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स दोनों के साथ, फिर पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल। अच्छा, अब सबसे पहले क्या निकलता है? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला बेटा AOSR SOSR, याद रखना, ठीक है।
एक बात याद रखेंगे, एओ और एसओ, मतलब इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हो अगर सपोज आवर्स बेस्ड है तो एस एच एस आर माइनस ए एच एस आर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. फॉर्मूला गोज वेरी वेरी सिंपल बच्चा. अगर मैं आपसे बात करता हूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की, ध्यान से थोड़ा सा नीचे आगे एक बार देख लीजिएगा. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेसिकली क्या होता है? जब मैं स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, याद रखना, तो वो बेसिकली मेरा बजट के अंदर कई बार चला जाता है. अच्छा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बोलूंगा इस तरीके से लर्न मत करो. इसको लर्न करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? जैसे ये एक्चुअल आउटपुट है, आउटपुट के टाइम पे एक्चुअल आउटपुट पहले रखना है, स्टैंडर्ड आउटपुट बाद में रखना है. सिंपल सा फंडा. इसको लर्न करने का क्या तरीका है बेटा? एओ और एसओ कॉमन अंदर ब्रैकेट में डाल के एसआर बार ब्रैकेट के, इसको लर्न करने का बेस्ट तरीका यही है. क्यों एओ पहले क्यों रखा? बिकॉज आउटपुट अगर एक्चुअली में ज्यादा होता है तो बेनिफिशियल होता है, राइट. बट अगर आप इसमें नेक्स्ट नोटिस करते हो, इसके अंदर बात करोगे तो एस एच और ए एच, एसएच और एएच मैंने रखा, उल्टा कर दिया फॉर्मूला. मतलब ये डिपेंड करता है मेरा कौन सा डेटा क्वेश्चन में गिवन है. अगर मुझे क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तो मैं एओ एसओ लिखूंगा. अगर मुझे क्वेश्चन में सपोज आवर्स गिवन है तो मैं वहां पर अल्टीमेटली क्या करूंगा बच्चा? एसएच और एएच लिखूंगा. तो आप इसको 1 2 3 वाले तरीके से ना लर्न करके इसमें मत लगाओ. 1 2 3 ऊपर लगा सकते हो, इसमें मत लगाओ. इसको आप ऐसे लर्न कर लो, एओ माइनस एसओ इंटू एस आर, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर. इसको इस तरीके से लर्न करना ज्यादा इजी रहेगा. देन वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. कैपेसिटी में क्या है बच्चा? ए एच इंटू एस आर, पी एच दैट इज पॉसिबल आवर्स इंटू एस आर. अल्टीमेटली तुम इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, ए एच माइनस पी एच इंटू एस आर, दैट डिनोट्स योर कैपेसिटी. Calendar variance is very simple. Possible fixed overheads. Now, what is possible fixed overheads? Possible hours into standard rate, and budgeted fixed overheads is budgeted hours into standard rate. Now, यहां पर तुम लोग को budgeted fixed overheads का actual meaning अब जाके पता लगेगा. अब बच्चा मुझे बोलेगा सर budgeted hours और standard hours में क्या फर्क है? याद रखना, मैं तुम्हें यहीं पे क्लैरिफाई करने जा रहा हूं बच्चा. budgeted hours जो टर्म होती है वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड आउटपुट होती है, राइट. याद रखना. बट अगर मैं आपसे टर्म यूज करता हूं स्टैंडर्ड आवर्स, बट या मान लीजिए आपके पास अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा स्टैंडर्ड आपके पास आवर्स की बात करूं तो वो हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है? एक्चुअल आउटपुट के ऊपर. तो ये दोनों थोड़ा सा फर्क डालता है. अच्छा, देन वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दैट इज, ये सिंपल है बेटा, बजटेड माइनस एक्चुअल. इसको लर्न करने का तरीका बी माइनस ए, इसको लर्न करने का तरीका पी माइनस बी, राइट. एंड देन वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम. आपको बता दूं एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर तीनों का टोटल कर लोगे तो वी हैव वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एओ इंटू एस आर माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. ठीक है. सो बच्चे अगर आप इसको चेक करते हो तो हमारे पास बेसिकली ये थोड़े से फॉर्मूलाज आपके क्रिएट हो जाते हैं. ओके, अगर कोई बच्चा कहता सर नहीं इसको 1 2 3 4 वाले तरीके से ही करना हमें ज्यादा इजी लगता है, तो बेटा अगर 1 2 3 वाले तरीके से करना तुम इस तरीके से कर सकते हो. देखो फिर आपको ना यहां पर एसओ इंटू एस आर का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो डू आई रिकमेंड इसको इस तरीके से लर्न करना, इट्स मोर इजियर. अच्छा, देन वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ये बहुत सिंपल है बेटा, एओ इंटू एस आर मतलब एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. सिंपल सी भाषा में स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो यहां पर अगर आप देखोगे कुछ टर्म्स मैंने करी है. एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट या पर आवर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. एओ मतलब एक्चुअल आउटपुट, बीओ बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, जैसा मैं आपको बता रहा था. पॉसिबल आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डेज वर्कड. सर ये क्या होता है? अभी बताता हूं. एक्चुअल आवर्स और नेट एक्चुअल आवर्स अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम है तो, राइट. तो एक बात दिमाग में रखिएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपसे टर्म यूज कर रहा हूं स्टैंडर्ड या अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स,
दैट मीन्स अगर वो टाइम बेस्ड है तो एस एच इंटू एस आर, अगर आउटपुट बेस्ड है तो एओ इंटू एस आर। स्टैंडर्ड या अब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड टर्म का मतलब क्या होता है? अगर टाइम के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन में अगर आवर्स हैं तो एस एच इंटू एस आर, अगर आउटपुट है तो एओ इंटू एस आर। अगर मैं कहता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, ए एच इंटू एस आर, फर्क क्या है बेटा दोनों में? एस एच और ए एच का। और ये क्या है बेटा? एसओ इंटू एस आर। ये क्या है बच्चा? एसओ इंटू एस आर। सी, ट्राई टू मेमोराइज these formulas because normally students do face problem only in fixed overheads. बाकी सब इजी होता है, खाली फिक्स के थोड़े फॉर्मूलाज आता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये पर यूनिट है बच्चा, क्योंकि जब आउटपुट बेस पर आओगे तो रेट आ जाएगा पर यूनिट, और अगर आप टाइम बेस आओगे तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ जाएगा। ठीक है। पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होता है? पीओ इंटू एस आर, पॉसिबल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और पॉसिबल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ओके, जब मैं यहां पर बच्चा चेक करता हूं तो आपको एस एच की जो टर्म है आपको मैंने बता दिया ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। पॉसिबल आवर्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डेज वर्कड। नाउ एक्चुअल डेज वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार ना आपको पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ये मैं आपको सम के साथ भी बताऊंगा। ये एक्चुअल डेज ओवर बजटेड डेज के साथ मल्टीप्लाई कर आते हैं। एडी अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूं दैट इज एक्चुअल डेज, बीडी इज व्हाट? बजटेड डेज। तो थोड़ा सा इन चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, द ओनली पॉइंट इज दैट वी हैव टू रिवाइज एंड गिव पूरा 100% एफर्ट इन फिक्स्ड ओवरहेड्स, बाकी सारे ठीक ठाक होते हैं। ठीक है। अब मैं सारे बच्चों को भाई क्या कर रहा हूं, आपको 5 मिनट दे रहा हूं, पहले फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लो एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फिर हम कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे।
आई होप बेटा आप सबने रिवाइज कर लिया है। तो अब आप एक काम करें भाई, पहले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, आप देखेंगे बच्चा आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास अभी आ रहा है मटेरियल का क्वेश्चन। इसमें आप देखोगे बेटा मटेरियल का कुछ मिसिंग फिगर्स हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस अगर बच्चे चेक करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। स्टैंडर्ड प्राइस आपको मटेरियल का गिवन है, दैट इज एसपी इज गिवन, एक्चुअल प्राइस इज गिवन, स्टैंडर्ड इनपुट इज गिवन इन किलोग्राम्स 50। सी स्टैंडर्ड इनपुट को आप लोग बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तरह यूज कर सकते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए इज गिवन बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी इज नॉट गिवन। Actual input that can be used as actual quantity. Actual quantity of material A is not given, but actual quantity of material B is given to us. Material price variance अगर आप देखोगे बच्चा ये हमने निकालना है। यूसेज वेरियंस हमें एक का गिवन है, दूसरे का निकालना है। कॉस्ट वेरियंस हमें दोनों के मिसिंग है। अब आपको यहां पर आपको एक चीज लिखी है कि मटेरियल मिक्स वेरियंसेस जो है वो आपके पास अल्टीमेटली सारा का सारा दिया हुआ है, दैट इज 45 एडवर्स। अच्छा, सबसे पहले अगर आप बच्चे चेक करते हैं, मान लीजिए हमारे पास बच्चा जो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको हमने एसक्यू ले लिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका यूसेज वेरिएंस गिवन है। तो मैं पहले इसको निकालने की कोशिश करूंगा। अगर आप बच्चे इसको चेक करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, या फर्स्ट एस्पेक्ट जिसको मैं कह सकता हूं, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ मटेरियल बी, the formula goes like this. See, the presentation should be like this. You have to mention the formula first. आपको फॉर्मूला हर बार जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो SQ यूसेज वेरिएंस इज एक्चुअली गिवन एज 300 एडवर्स, बट SQ इज नॉट गिवन टू अस, बट SP इज देयर फॉर अस, दैट इज 15। ठीक है, AQ इज एक्चुअली गिवन टू अस। अगर आप देखते हो AQ मेरे पास यहां पर 70 और मेरे पास यहां पर अल्टीमेटली SP 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे जब इसको सॉल्व करते हो ना तो आपके पास यहां पर बेटा ये आ गया 15Q और 70 15 आपके पास आ गया बेटा 1050। 300 एडवर्स का मतलब हो गया 300 नेगेटिव, तो 15Q माइनस 1050 ये आपके पास आता है। इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो 1050 माइनस 300 is equals to 15 SQ, राइट। ये 15 SQ चला गया। सो इससे मेरे पास बच्चा SQ बहुत आसानी से आ जाएगा, दैट इज 750 बाय 15, दैट इज 50 यूनिट्स। तो मेरे पास एक यहां पर फर्स्ट जो मेरा मिसिंग फिगर था, दैट इज आपके पास यहां पर SQ वाला पार्ट, दिस इज फुलफिल, ये मेरे पास 50 आ गया, राइट। इसको हम बाद में फुलफिल करते जाएंगे। अब आपको एक चीज पता है बेटा सेकेंड एस्पेक्ट के अंदर, कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल ए का, दैट इज गिवन एज 50 यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल बी का आपके पास आ गया 50 यूनिट्स। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो मेरा स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो है दैट इज इक्वल 1:1, राइट। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए, बिकॉज एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं गिवन है, तो अल्टीमेटली क्या है, मटेरियल ए की सपोज कर लो एक्चुअल क्वांटिटी, मान लो लेट्स टेक मैंने के ले लिया, राइट। सो इफ आई से कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, सो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विल बी, देखो इसकी गिवन है आपके पास 70, तो मैं इसमें बात करता हूं बच्चा दैट इज के प्लस 70। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर बात करें कि रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी वुड बी इक्वल, दैट मींस 1:1 के बेसिस पे k प्लस 70/2 एंड k प्लस 70/2, मतलब हर एक की क्या हो जाएगी 1:1, मटेरियल ए की और मटेरियल बी की। सो अगर मैं आपसे बात करूंगा बच्चा, तो ये वाली मटेरियल ए की और ये वाली किसकी हो जाएगी, मटेरियल बी की, राइट। अब आपको एक चीज का फॉर्मूला पता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, दैट इज गिवन एज रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी माइनस AQ इनटू SP। बच्चों थोड़ा से फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, वो 1 2 3 4 वाली टेक्निक से, और फॉर्मूला साथ साथ आप मेंशन करते जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखते हो बच्चा, तो ये आपके पास 45 एडवर्स आपको मेंशन किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी,
आपको बोला हुआ है दैट इज k प्लस 70/2 इंटू SP दैट इज 12, ये इसका आ गया प्लस k प्लस 70/2 राइट इंटू 15। तो ये बच्चा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई आपकी, माइनस AQ इंटू SP। नाउ व्हाट इज AQ? AQ इज एक्चुअली नॉट गिवन फर्स्ट वाले का, सो K इंटू 12 और उसके बाद प्लस 70 इंटू 15। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये सारा का सारा मुझे -45 के इक्वल गिवन है। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर। सो विद दिस इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट K, राइट। तो अब मैं यहां पर बड़े आसानी से K निकाल सकता हूं। अगर आप बच्चे देखेंगे तो बड़े आसानी से बच्चा यहां पर K निकल आएगा, बिकॉज मेरा फॉर्मूला मैंने लगा लिया रिवाइज्ड, क्योंकि मिक्स में क्या होता है, मिक्स में A और B दोनों यूज होते हैं, राइट। तो मिक्स में A और B दोनों यूज होते हैं। सो अल्टीमेटली मेरे को यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बच्चा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। तो अल्टीमेटली -45 इज इक्वल टू, अगर आप देखते हो बेटा तो ये आ जाता है 6K प्लस 420। यहां पर अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो बेटा ये थोड़ा सा आपके पास 7.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 7.5K प्लस 7.5 इंटू 70 इज 525, माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आता है बच्चा 12K और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -1050। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके K निकालना है। तो जब आप इसका K निकालते हो बेटा वही आपका एक्चुअल क्वांटिटी फॉर A आ जाता है। तो जब आप इसका K कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स का मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी फॉर A। तो ये A का आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ जाता है। नाउ इफ यू चेक इट आउट, मेरे पास यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअल आउटपुट जो है अगर मुझे निकालना था तो वो मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए मेरे को यहां पर टोटल, इफ आई वांट टू से टोटल AQ देखना है तो वो क्या आएगा 40 और उसका कितना था 70, दैट इज 110, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को इसके अंदर रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी हर एक का निकालना है तो वो 1:1 के रेशियो में रहेगा, दैट इज 55 यूनिट्स ईच। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट, अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। सी मेरे पास अब यहां पर सारी मिसिंग फिगर्स हैं। आपको याद होगा हमारे 4 फॉर्मूलाज, दैट इज SQ इंटू SP, नेक्स्ट RAQ इंटू SP, टेक्निक को फॉलो करें, AQ इंटू SP और AQ इंटू AP। फॉलो दिस टेक्निक। सो बच्चे इसको चेक करोगे, इसको चेक करो। तो मटेरियल A बटा मेरे पास आ गया, वो क्या, सबसे पहले SQ इंटू SP। SQ अगर आप देखोगे बच्चा मेरे पास क्वेश्चन में आपके पास आ गया 50 और 12, दैट इज 600। B मेरे पास आ गया 50 और 15, दैट इज 750, ये आ गया। देन वी से RAQ दैट इज 55 इंटू 12, दैट इज 660 और ये आ गया 55 इंटू 15, दैट इज 825। डन। फिर हम बात करते हैं AQ इंटू SP, दैट इज 40 इंटू 12, दैट इज 480 और फिर आता है 70 इंटू 15, दैट इज 1050। बस खाली अब आपको वैल्यूज प्लेस अप करनी है और कुछ नहीं है। डन। देन वी हैव 40 इंटू 15 AQ, 15 यह आ गया 600 और 70 इंटू 20, दैट इज 1400। तो अब अगर आप इनके टोटल्स चेक करते हो, दैट इज 1350, 1485, 1530 एंड 2000। ये अल्टीमेटली आ जाता है बच्चा। देन वी हैव द फर्स्ट फॉर्मूला मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आपको याद होगा बेटा फॉर्मूला 1 - 2, ठीक है। देन वी हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इज ऑलरेडी गिवन, वैसे तो हम कर चुके हैं, दोबारा से करके बता रहा हूं, दैट इज 2 - 3। आप देखोगे ये 45 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप चेक करोगे तो ये बेटा 135 एडवर्स आ जाएगा। फिर हम आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये क्या आता है बच्चा आपके पास अल्टीमेटली, जैसा आपको याद होगा बेटा 3 - 4, दैट इज 1530 - 2000।
470 एडवर्स आ गया। डन। अच्छा, अगर आपको सपोज मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, यूसेज वेरिएंस, तो आप इसमें सिंपल कर सकते हो 1 - 3 दैट इज 1350 - 1530 दैट इज 180 एडवर्स। बेटा मैंने एक ही सम से सारा कुछ निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 - 4 दैट इज 1350 - 2000। सो नाउ आई थिंक इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ये आप सारे बच्चे चेक कर लो। आई होप बेटा ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। वैसे इतना कुछ पूछा नहीं, बट मैंने सारा कुछ निकाल के दिखा दिया ताकि एक सम से प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब क्वेश्चन 2 देख लो बेटा सारे। क्वेश्चन 2 क्या है बेटा? स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट अपने पास ये आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का। आपको बोला है एक्चुअल लेबर जो एंगेज्ड हैं वो हैं आपके पास 40 आवर्स वीक के अंदर। आप इसमें चेक कर लीजिएगा। अल्टीमेटली आपको लिखा है स्टैंडर्ड कुछ 3 टाइप के वर्कर्स गिवन है, दैट इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं 65, 20 और 15, यहां पर लिखा है 45, 30 और 15 वेज रेट। एक्चुअल की बात करें नंबर ऑफ वर्कर्स 50, 30, 20, वेज रेट आ गया 50, 35 और 10। आपको मेंशन क्या किया हुआ अब इसमें चेक करें, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट इज 2000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 1800 यूनिट्स। वेरी वेरी रिलेवेंट। अब नॉर्मल आइडल टाइम आपको लिखा है 2 आवर्स इन द वीक, ठीक है। हमारे पास एक हफ्ते का 2 घंटे का नॉर्मल आइडल। आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी और लेबर आइडल टाइम सब कुछ निकालना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि वो चार्ट आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहता है जो आपने बनाना है। उसको बनाने के लिए पहले आपको चेक करना है कि जो मेरे स्टैंडर्ड आवर्स हैं उसका मिक्स क्या है। इफ यू चेक आउट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, मेरे पास यहां पर टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने बनते हैं और मैंने उसको किस हिसाब से उसको मिक्स करना है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, सबसे पहले स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। आप बताइए व्हाट इज टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड। अगर हम देखें व्हाट इज टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड, प्लीज चेक आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको बोला हुआ है 2000 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो आप यहां पर 2000 यूनिट्स की अगर आप बात करें तो 2000 यूनिट्स के लिए अगर आप देखते हो 65 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, 20 और 15। सो 65, 20 और 15 इतने वर्कर्स हैं और हर वर्कर 40 घंटे काम करता है पूरे हफ्ते में। सो कहने का मतलब 65, 20 और 15 इंटू 40 घंटे। सो टोटल आवर्स अलाउड इज 4000 आवर्स जो आपको अलाउड है, राइट। बट रुको, ये तो मेरे पास अलाउड है, बट मुझे स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा निकालने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। नाउ अगर मैं देखूंगा 2000 यूनिट्स के लिए मेरे पास आवर्स जो अलाउड है वो है 4000 आवर्स, बट अगर मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो मुझे 1800 यूनिट्स के बेस पे निकालना पड़ेगा। 1800 यूनिट्स क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड आवर्स की डेफिनेशन बोलती है कि स्टैंडर्ड आवर्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो यह आपके पास आता है 3600 आवर्स। डन हो गया। तो मेरे पास ये कितना आ गया बच्चा? 3600 आवर्स। नाउ अब अगर मैं इसको बात करता हूं 3600 आवर्स मेरे पास आ गया। सपोज कर लो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो यही मेरे पास एक्चुअल मिक्स पे आएगा। दैट इज, अब यहां पर देखो मेरे पास 3 ग्रेड ऑफ वर्कर्स है, दैट इज सेमी, आई एम सॉरी, पहला आ गया स्किल्ड। मेरे पास 3 ग्रेड ऑफ वर्कर्स है बेटा, पहला आ गया स्किल्ड, फिर आ गया सेमी स्किल्ड, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अनस्किल्ड। यहां पे आप चेक कर लो तो इनका जो मिक्स था वो था 65 वर्कर्स, 20 और 15। नाउ मेरे को अगर वहां पर चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स,
सो वो आ जाएगा बेटा रेशियो 65 20 15, दैट मीन्स 65/100 इंटू 3600. नेक्स्ट 20/100 इंटू 3600, बिकॉज ये टोटल 100 आता है. 15/100 इंटू 3600. तो अगर आप इसमें चेक करते हो तो यहां पर आप देखोगे 3600 डिवाइड बाय 100 इंटू 65, सो दैट वर्क्स आउट टू बी 2340 आवर्स. डन. इसको चेक कर लो तो बेटा ये आपके पास आता है 720 आवर्स. इसको चेक कर लो, दिस वर्क्स आउट टू बी 540 आवर्स. ये सारे बच्चे देख लो बेटा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड. पहले जब तक आप इसको कैटेगराइज नहीं करोगे तो आपके पास एसएच नहीं आएगा. अगर एसएच नहीं आएगा तो आप आगे वो जो 4 चीजें बनानी वो बना ही नहीं सकते. डन. अब आप वो अपना टेबल बना लो, जैसे हम वो 1 2 3 4 वाला टेबल बनाते थे बच्चा, हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं. देखो हर सब में बेटा इसी कैटेगरी के साथ चल पड़ो तो बहुत आसानी रहेगी. जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं दैट इज एस एच इंटू एस आर, ये हमारे पास पहले आ गया. नेक्स्ट हमारे पास होता था नेट ए एच. सर आप यहां पर नेट ए एच इंटू एस आर क्यों ले रहे हो, रिवाइज क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज बच्चा यहां पर आइडल टाइम है. अगर आइडल टाइम हो तो आपको याद होगा हमारे पास नेट ए एच इंटू एस आर का फंडा आता था. नेक्स्ट आता है बच्चा ए एच इंटू एस आर. नेक्स्ट मेरे पास आता है ए एच इंटू ए आर. राइट. सो वी हैव स्किल्ड, we have semi-skilled and we have unskilled. ये 3 कैटेगरीज हैं बच्चा मेरे पास, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. अब देखो इसके एसएच अभी आपने निकाले हैं 2340 आवर्स, 720 आवर्स एंड 540 आवर्स. इनके एसआर आपको क्वेश्चन में गिवन है 45 30 15. तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 45 30 और 15. तो जब आप इसको कैटेगराइज करोगे तो बच्चा ये आ जाएगा 1,05,300, यहां पर आ जाएगा 21,600 और यहां पर आ जाएगा 8,100. इसको हम लोग टोटल कर लें 1,35,000 बच्चा मेरे पास टोटल आ जाएगा एसएच और एसआर का टोटल. अब यहां पर नेट एएच कैसे निकालना है? देखो 40 घंटे अलाउड है पर 2 आवर्स का आपका आइडल टाइम है. ठीक है. इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास एक्चुअल वर्कर्स है 50 20 30 एंड 20. सो 50 वर्कर्स कितना टाइम लेंगे? आई होप एवरीबडी इज क्लियर. 38 इंटू 50. अब इसका रेट कितना है? एसआर, एसआर इज 45. इसी तरीके से अगर आप देखते हो 40 - 2 बट नंबर ऑफ वर्कर्स इज 30, सो दैट इज नेट एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट. राइट. नेक्स्ट इज 40 - 2, number of workers is actually 20 into 15. सो बच्चा ये मेरे पास आता है 11,400, ये आता है 34,200 और ये आता है 85,500. इसको हम लोग टोटल करते हैं, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,31,000. अच्छा, जब मैं आपसे बात करता हूं एज की, एज में क्या करना है? आपने यहां पर पूरे 40 आवर्स लेने हैं, बस ये फर्क है. मतलब आपको फिर 40 इंटू 50 करना है एएच निकालने के लिए, 40 इंटू 30 करना है और 40 इंटू 20 करना है. दैट मीन्स ये आपके एक्चुअल आवर्स आ गए. बस ये दोनों में फर्क आएगा बच्चा. अब यहां पर एसआर वही है 45 30 और आपके पास आ गया 15. तो इसकी कैलकुलेशंस अगर आप चेक करते हो सो दिस वर्क्स आउट टू बी 90,000. इसकी कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, ये आ जाता है 36,000 एंड दिस वर्क्स आउट टू बी 12,000. इसको करो टोटल. सो बच्चा ये मेरे पास आता है 1,38,000. ठीक है. इट इज 85,500, 34,200, 11,400. यस, इट्स 1,31,100. करेक्ट. बिल्कुल सही बोल रहे भाई. अब ए एच इंटू एस आर देखो, ए एच तो आपने अभी निकाल ही ली है 50 40 30 40 और 20 40. ठीक है, सबको 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो ए एच आ गया. अब अगर मैं सपोज कर लो ए आर की बात करूं तो ए आर बच्चा अभी अगर आप देखोगे ना
तो आपके पास AR इज एक्चुअली 50 35 10, तो यह आ जाएगा 50 35 और 10, इसको कर लो मल्टीप्लाई। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 1,42,000 एंड 8,000। यह आता है 1.5 लाख। एक बार ये आपने चारों निकाल लिए, फिर तो बेटा जो मर्जी वेरिएंस निकाली जाओ। मैं एक काम करता हूं बेटा, जो पूछें उससे ज्यादा निकाल देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं इसमें हम एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, सो हमारे पास पहले आ जाता है बेटा लेबर नेट एफिशिएंसी। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड नेट एफिशिएंसी, बिकॉज वहां पर आइडल टाइम है। ठीक है, दैट इज 1 - 2, 1 - 2, 3900 favorable. Then we have labor idle time variance. इसके अंदर फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 2 - 3, 2 - 3, तो सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस निकाल लो, 69 इनवर्स। इन दिस वे यू कैन मेमोराइज द फॉर्मूलाज वेरी वेरी इजीली। देन वी हैव लेबर रेट वेरिएंसेस। लेबर रेट वेरिएंसेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा देयर इज 3 - 4, सो 138 - 150, दिस वर्क्स आउट टू बी 12,000 एडवर्स। डन। फिर अगर सपोज कर लीजिए मैं आपसे बात करता हूं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, तो उसमें टेंशन नहीं है भाई। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 - 4, 1 - 4 is what, 1,35,000 minus 150, and this actually works out to be 15,000 adverse. आई होप बेटा ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर होगी। देख लो भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट आता अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के। बेटा याद रखना, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के क्वेश्चन है बच्चा, ये हमारे पास क्या है आपको सारा बता देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के आपको लिखे हैं पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन, मैन आवर्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड वेरिएबल ओवरहेड आपके पास सारा मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों आपको ना यहां पर क्वेश्चन में बजट और एक्चुअल सारा गिवन है, 400, 360, 8,000, 7,000, 10,000 और 9,150। अगर यहां पे देखोगे तो आपको इससे निकालने हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। सो भाई इसके अंदर ना सबसे पहले जब आप क्वेश्चन 3 करोगे, आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। आपको चलना है पहले वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर के हिसाब से, आपको यह निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है बच्चा, आपको बता देता हूं। आपको ना बजटेड वेरिएबल ओवरहेड लिखा हुआ है, उसको बजटेड आवर से डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको रेट पर आवर चाहिए। देखो जैसे 10,000 लिखा हुआ है, देखो ठीक है, और आपको आवर्स लिखे हुए हैं वहां पर 8,000, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल के अंदर पंगा क्या होता है, ओवरहेड्स में आवर्स और आउटपुट दोनों के ऊपर बेस्ड हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो 8,000 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 1.25 पर आवर, राइट। फिर आता है वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अगर पर यूनिट निकालना तो बच्चा आपके पास 10,000 है और आपको ना यूनिट्स भी गिवन है 400 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स गिवन है, तो आपके पास आ गया 25 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, आपको लिखा क्या हुआ है कि 400 यूनिट को बनाने में 8,000 आवर्स एक्सपेक्टेड लगते हैं। पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, 400 यूनिट को बनाने में एक्सपेक्टेड 8,000 आवर्स लगते हैं। तो मतलब एक यूनिट को बनाने में हम आपको अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स का एक्सपेक्टेशन करते हैं। दैट मींस एक यूनिट को हम बनाने में हम कितना लगाते हैं आपसे, 20 आवर। सर आप ये दोनों क्यों निकाल रहे हो, बेटा मैं आपको एक ही सम से दोनों बता रहा हूं, वैसे तुम कोई एक निकाल लोगे तो चलेगा, बट मैं अभी फॉर द प्रैक्टिस सेक आपको दोनों कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर दो ऑल्टरनेटिव टेबल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आई रिपीट वंस अगेन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक, मैं आपको दोनों करके बता रहा हूं, बट आपने कोई भी एक करना है, ठीक है? याद रखिएगा, दिस इज आइदर ऑफ द वन, इसलिए बीच में बड़ा सा और लिख दिया। अब मुझे यहां पर चाहिए पहले एस एच इंटू एस आर, मुझे यहां पर चाहिए ए एच इंटू एस आर, और मुझे चाहिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। अब आप यहां पे चेक करना, ये तीन कैटेगरी आ गई। इसमें याद रखना हमारा वन होता है एओ इंटू एस आर, अगर याद करोगे तो आउटपुट में एओ पहले एस आर बाद में, थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसमें एसओ इंटू एस आर, और इसमें दोस्तों आपके पास आ गया एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक करना है। चलिए हम एक काम करते हैं, लेट्स बिगिन एस एच इंटू एस आर। अगर मैं एस एच इंटू एस आर की बात करूं, व्हाट इज एस एच नाउ? सी 360 यूनिट्स है मेरे पास, ठीक है, और मुझे पता है बेटा 360 यूनिट्स, मेरे को पता है अगर मुझे एक को बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिए 20, तो 360, बिकॉज स्टैंडर्ड आवर्स की डेफिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। सो 20 आवर्स स्टैंडर्ड है एक यूनिट को बनाने में, तो 360 को बनाने में कितने लगे, राइट? इसका स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लो 1.25। जब आप इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चा, तो ये मेरे पास आता है 9000, ये आ गया। नेक्स्ट एएच, एएच की मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज मुझे एएच ऑलरेडी 7000 आवर्स गिवन है, और स्टैंडर्ड रेट मैंने जस्ट अभी 1.25 निकाला है, दैट वर्क्स आउट टू बी 8750। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की मुझे कोई चिंता नहीं, बिकॉज मुझे वो ऑलरेडी क्वेश्चन में 9150 गिवन है, तो मैंने इसको निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो मैं एओ इंटू एस आर पे आता हूं, तो 360 यूनिट एक्चुअल आउटपुट है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 25 है, तो ये 9000 आ गया, आप चेक कर सकते हो। फिर जब मैं एसओ इंटू एस आर पे आता हूं, तो एसओ मुझे 350 यूनिट्स है, आप इसमें चेक कर सकते हो भैया कि जो मेरा एसओ है वो मैंने 350 यूनिट्स कैसे ले लिया, आप चेक करो, मैंने एसओ 350 यूनिट्स कैसे ले लिया। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट बेस्ड होता है, बट मुझे उसको वहां पर अब उल्टा करना पड़ेगा। समझो, यहां पर मैंने एसओ जो है वो मैंने 350 यूनिट्स कैसे लिया, आपको समझना पड़ेगा बेटा। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हमें यहां पर रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे समझ लो। अपने को अगर यहां पर हमने देखना है, तो हम हर बार क्या कर रहे थे, आवर्स को यूनिट्स पे बेस्ड कर रहे थे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा था, मेरे को वहां पर अल्टीमेटली गिवन था कि 8000 आवर्स पे 400 यूनिट का मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो एक पे हो गया 400 बाय 8000, तो मेरे 7000 आवर्स पे, मतलब अगर मुझे एसओ निकालना है तो मुझे उसको एक्चुअल आवर्स पे बेस करना पड़ेगा, उल्टा। याद रखना, अगर मुझे एसओ निकालना है तो मुझे किस पे बेस करना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स पे। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं बच्चा, तो याद रखिएगा ये आता है 350 यूनिट्स, दैट मींस मैंने 7000 आवर्स के बेस पर मैंने निकाला। सो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो बच्चा, ये मेरे पास कितना आता है 350 यूनिट्स। सो याद रखना, अगर आपको एसएच निकालना है तो वो एक्चुअल आउटपुट पे बेस्ड होता है, बट अगर आपको एसओ निकालना है तो वो एक्चुअल आवर्स पे बेस्ड होता है। उल्टा चलना आपने, याद रखिएगा, वी हैव टू गो रिवर्स। सो यहां पर अगर आप देखोगे 350, एसआर का रेट है 25, दैट वर्क्स आउट टू बी 8750, और ये मेरे पास कितना गिवन है बच्चा 9150, इट्स ऑलरेडी गिवन। बाकी मैं सारी चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकता हूं। सी, मेरी जो मेन चीज है कैलकुलेट करने वाली, वो है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब मेरे को वो जब निकालना है, मेरे को पता है बच्चा मेरा 1 - 2, राइट, 250 फेवरेबल, ठीक है। अब अगर आप इधर देखोगे तो यही सेम चीज अब मैं इधर निकाल रहा हूं, तो मेरे पास 1 - 2 मतलब 9000 - 8750। अब देखो बेटा, सेम आंसर आता है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, मैं आमने सामने निकाल के दे रहा हूं, सेम 1 - 2। अच्छा, फिर एक होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 - 3, दैट इज 8750 - 9150, दैट इज 400 एडवर्स। यहां पर भी आप चेक करो, 2 - 3, दैट इज 8750 - 9150, दैट इज 400 एडवर्स।
तो आप देखोगे दोनों में आंसर सेम आता है। देन वी हैव टू गो फॉर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो हमारा मेन वेरिएंस होता है। सो दैट इज 1 minus 3, दैट इज 9000 minus 9150, दैट वर्क्स आउट टू बी 150 इनवर्स। सेम यहां पर देखो बेटा 9000 minus 9150, दैट वर्क्स आउट टू बी 150 इनवर्स। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया भैया कि चाहे आउटपुट बेस निकालो चाहे जैसे मर्जी निकालो, तुम्हारा आंसर सेम आता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। चलो ठीक है भाई। अब इसके बाद आपके पास याद रखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कैलेंडर वेरिएंसेस निकालने। याद रखना इसमें आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है बच्चा, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड कैलेंडर वेरिएंस। आपको बच्चा याद रखेंगे ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस का पार्ट आपको मैं करा रहा हूं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, ठीक है, और 7, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसकी मैं आपको आंसर की भेज दूंगा, जो आप लोगों ने खुद करने हैं, बट आंसर की चेक करना क्वेश्चंस करने के बाद, राइट। ऐसे मत चेक करिएगा। तो बेटा 4 मैं कराऊंगा, 3 आपने करने हैं, 4:3 का रेशियो, राइट। तो ये आपने ट्राई करने हैं, और अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आपको लिखा है, फिक्स दिया हुआ है 1,20,000 यूनिट्स आपको मेंशन किया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको लिखा है अप्रैल का वो 8,000 यूनिट्स है। हर महीने 20 वर्किंग डेज है। फोकस करिएगा, पॉसिबल ओवरहेड्स निकालने के लिए आपको डेज का काम आता है। अप्रैल में बोलता है एक छुट्टी है, लो भैया, तो एक्चुअल डेज कितने हो गए, 19, 20 वर्किंग डेज है, बट अप्रैल में एक छुट्टी है। अच्छा, आपके पास फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल सब लिखे हुए हैं। सेमी वेरिएबल में लिखा है 60% एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के हैं, 40% आपके पास वेरिएबल नेचर के हैं। तो अगर आप यहां पे चेक करते हो, मेरे को अगर सपोज कर लीजिए, सबसे पहले जब मुझे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, वो होता है वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। मैं यहां पे चेक करूंगा मेरे टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं। 6,000 तो गिवन है, चेक करो 6,000 तो गिवन है, बट जो सेमी वेरिएबल है मेरे 1800 में से 40% मेरा वेरिएबल है, तो 1800 का 40% मेरा वेरिएबल है, राइट। इसको मैं डिवाइड करूंगा, टोटल मेरे पास कितने हैं, 1,20,000 यूनिट्स। आप चेक कर लो। सबसे पहले बेटा काम यही होता है फिक्स्ड और वेरिएबल में, पहले उनके पर यूनिट या पर आवर के रेट निकाल लो। अब यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन में मैं ज्यादातर, अगर आप देखोगे बच्चा, यूनिट्स के बेस पे चलूंगा, बिकॉज मुझे कहीं पे भी आवर्स गिवन नहीं है। अब सारे क्वेश्चन को चेक करो, मेरा सारा क्वेश्चन यहाँ यूनिट बेस्ड होगा, क्योंकि मेरे को आउटपुट के बेस पे डेटा, देखो अब ये डिपेंड करता है डेटा क्या गिवन है। अब अगर आप देखोगे आपको सारा क्वेश्चन जो है यहां पर आउटपुट बेस्ड है, तो आउटपुट बेस्ड का मतलब ये हो गया बच्चा कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन किसके बेस पे करनी पड़ेगी, यूनिट्स के बेस पर। तो इस केस में आवर्स वाला सीन खत्म। इज दिस क्लियर? आवर्स वाला सीन आपका खत्म हो जाए। अब इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चा जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.056 पर यूनिट, राइट। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अगर मैं देखता हूं फिक्स मुझे देखो यहां पर अल्टीमेटली ना 12,000 लिखा हुआ है एस्टिमेटेड वाला, तो यहां पर 12,000 आ गया, प्लस मुझे पता है 1800 का 60% फिक्स्ड है एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। सो 1,20,000 यूनिट्स के हिसाब से इट इज 0.109 पर यूनिट, ये मेरे पास आ जाता है, राइट हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब मुझे यहां पर बच्चा 3-4 चीजें निकालनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे पहले आ जाएगा AO इंटू SR, बेटा AH इंटू SR तो होगा ही नहीं यहां पर, तो मैं सीधा ले आऊंगा यहां पर पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स में, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स में। आपको याद होगा 5 चीजें निकालते थे, बट उसमें से एक निकलेगी नहीं, और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। याद रखना एक उड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास यहां पर आवर्स गिवन नहीं है। अब यहां पर जब एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन अप्रैल के मंथ में 8,000 यूनिट्स थी।
स्टैंडर्ड का रेट। अच्छा देखो, अभी मेरे को ना खाली फिक्स्ड ओवरहेड का चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड का क्यों चाहिए? बिकॉज अगर मुझे यहां पर बोला है एक्सपेंडिचर वॉल्यूम कैलेंडर, कैलेंडर किस में होता है? फिक्स्ड में होता है। कैलेंडर तो भैया वेरिएबल में होता नहीं है। तो यहां से आपको हिंट मिल जाती है कि आपको वो फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा है, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो आप वेरिएबल भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, बट बेसिकली वो हिंट किसी पता लग जाती है कि आपको फिक्स की कोशिश कर रहा है बताने की, ठीक है। तो पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले बच्चा हमारे पास ये जो सारा जो चार्ट है ये किसका है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। डन। तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट लूंगा, वो आता है 0.109, जैसे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 872। अब पॉसिबल ओवरहेड्स क्या है? देखो अगर आप यहां पे देखते हो बजटेड, बजटेड जो ओवरहेड्स है ना वो आपको लिखे हुए वहां पर क्वेश्चन में। अगर आप देखते हो बच्चा कि आपके पास बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, सी इफ यू चेक आउट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स का सारा मुझे इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा। बच्चे चेक करो, मेरे को फिक्स्ड की बात करनी है ना, तो मेरे पास क्या होगा? व्हाट इज माय बजटेड? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। 1,20,000 जो है ना आप यहां पे बना रहे हो, याद रखना 1,20,000 यूनिट्स आप बना रहे हो पूरे साल में, 12 महीनों में, 12 महीनों में, ठीक है। तो एक महीने में आप कितने यूनिट्स बना रहे हो? अप्रोक्सीमेटली 10,000। और एक का रेट कितना है? 0.109। तो बच्चा इससे आपको पता लग जाएगा कि बजटेड ईयर आपका, बेटा पता लगा 1,20,000 आप बना रहे हो पूरे साल में, तो 12 से डिवाइड करा 10,000 एक का, 10,000 एक महीने का। तो एक महीने के आपके ओवरहेड्स कितना रेट है बेटा? 0.109 पर। बिकॉज हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन ना ये एक महीने की चाहिए, अप्रैल की। अगर आप देखोगे तो सारी कैलकुलेशंस आपको यहां पर अप्रैल की लिखी हुई है, राइट। अब मैं इसी को यूज करूंगा 1090 इंटू 19/20, बिकॉज टोटल मेरे पास 20 है और मेरे पास वैसे कितना है? 19। सो अल्टीमेटली 1035.50 ये आ गया। अब एक्चुअल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा एक्चुअल मुझे 1190 तो गिवन ही है, चेक करो गिवन है। बट इस 192 में 60% भी एक्चुअल है, तो इसमें 60% भी मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो 1305.20 ये आप चेक कर लो एक बार, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बाकी तो काम आसान है। देखो मेन ये टेबल होता है, अगर आपने बना लिया, फिर अगर आप देखते हो बच्चा कि अगर सपोज मैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करता हूं, सॉरी एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, पहले स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की। अच्छा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 1872, दैट इज 1035.50, दैट वर्क्स आउट टू बी 163.5। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस की, सो दैट इज 1035.50 माइनस, मतलब पॉसिबल माइनस बजटेड, पॉसिबल माइनस बजटेड, तो दैट वर्क्स आउट टू बी 54.50 इनवर्स। अगर मैं आपसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करता हूं तो दैट इज बजटेड माइनस एक्चुअल, ठीक है, बजटेड माइनस एक्चुअल। सो यहां पर आप देखोगे आपके पास आ गया 215.20 इनवर्स। तो जो उसने तीनों बोले थे मैंने तीनों कैलकुलेट कर लिए। अगर सपोज कर लो यहां पर मेरे को कहता है भैया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल के दो, तो अगर मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल के देना है, सो दैट वर्क्स आउट टू बी 872, दैट इज एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस actual fixed overhead. So actual fixed overheads is 1305.20 and that works out to be, ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं, पूछा नहीं है ये सब पूछा नहीं भाई, तब भी निकाल रहा हूं। डन हो गया? हाँ जी, तो उम्मीद करूंगा बेटा सारा कहानी क्लियर आप लोग को। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे भाई, तो अपने पास 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। अगर आप लोग कर लेते हो तो भाई आपकी आत्मा शांत हो जाएगी। उम्मीद करूंगा बेटा बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सारा याद हो गया होगा, बट याद रखना ये आंसर की बच्चा मैं आपको ऐप में डाल दूंगा। मेक श्योर दैट यू गाइस आर ट्राइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।